नमस्कार, हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए 9 बज गए, मैं आ गया। अनुराग मुस्कान आपके लिए लेकर जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। और जब बात खबरों के पीछे की खबर की हो तब तो जागना भी पड़ेगा। आज के दिन सबसे अहम क्या था? यूपी की 58 सीटों में हुए मतदान को सबसे अहम माना जा सकता है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई की, जो संसद मीडिया से होते हुए अब जनता के बीच पहुंच गई है। राहुल ने हरिद्वार की जनसभा में मोदी को अहंकारी और राजा कहकर तंज कसा, तो मोदी ने सहारनपुर में घोर परिवारवादी कहा और उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी पार्टी कहकर हमला बोला। ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी जानेंगे। वहीं यूपी की 58 सीटों में लोकतंत्र की चुनावी उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाया गया। अमिट स्याही लगवाने के लिए कोई बारात लेकर आया तो कोई पूरा का पूरा अस्पताल ही ले आया। जी हां, दिखाएंगे ऐसे तमाम नजारे जो भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे शानदार बनाते हैं। यूपी की सियासत में तापमान है कि कम होने का नाम नहीं लेता। आज पारा तब चढ़ गया जब यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को बेल मिल गई। लखीमपुर में किसानों के हत्या के मामले में करीब 5 महीने के बाद टेनी के बेटे को बेल मिली तो शुरू हो गया सियासत का खेल। कर्नाटक की भी बात करेंगे, जहां हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता स्कूल कॉलेज के नियमों का पालन ही होगा। ये तमाम खबर समझेंगे कि ये हिजाब जो है ये जिद है या जरूरी। अब सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, यूपी में पहले चरण में 60.74% वोटिंग हुई है। आगरा में 60.23%, अलीगढ़ में 61.37% मतदान हुआ है। बागपत की बात करें तो 62.46%, बुलंदशहर में 63.35%, गौतम बुद्ध नगर में 57.07%, गाजियाबाद में 52.43% वोटिंग हुई है, मथुरा में 62.90%, हापुड़ में 60.53% मतदान हुआ है, मेरठ में 60.58%, शामली में 69.42% वोटिंग हुई है, मुजफ्फरनगर में 65.32% मतदान रजिस्टर किया गया। अच्छा खासा मतदान आज पहले चरण में देखने को मिला है। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, मतदान के प्रतिशत को अगर देखा जाए तो निराशाजनक नहीं रहा है। 6 बजे के बाद जो आंकड़े मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अगर हम पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार मतदान ज्यादा हुआ है। उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध नगर ही ले लेते हैं, नोएडा को ही ले लेते हैं। नोएडा में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मतदान का जो प्रतिशत है वो 50% को क्रॉस किया हो। इससे पहले 2012 में 46% था, 2017 में ये 48% था, लेकिन पहली बार ये 50% को क्रॉस करते हुए 56.73%, यानी लगभग 57% जो मतदान हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। शामली की बात की जाए अगर इन 8 जिलों में, तो सबसे ज्यादा शामली में मतदान हुआ है, तकरीबन 70%। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 69.42% जो मतदान हुआ है वो सबसे ज्यादा शामली में हुआ, और सबसे कम अगर देखा जाए मतदान कहीं हुआ है तो वो है गाजियाबाद में, तकरीबन 54.5% जो मतदान है वो गाजियाबाद में हुआ है। मैंने चुनाव आयोग से पूछा कि प्यारे से पूछा कि क्या कोई घटना हुई, क्या कोई रिपोर्ट इंसिडेंट हुआ है कि किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हुई हो, तब उनका जवाब आया था कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट वायलेंस की रिपोर्ट नहीं हुई है। हाँ, कुछ जगह ईवीएम और वीवीपैट को हमने रिप्लेस किया है, कंप्लेन आई थी, शिकायत आई थी, हमने उसको रिप्लेस किया है। कुल मिलाकर कहें तो जो पहले चरण का जो चुनाव है यूपी में वो पूरी तरह से कंप्लीटली सक्सेसफुल, उन्होंने कहा कि एकदम सफलतापूर्ण जो है वो पहले चरण का चुनाव हुआ है, और बाकी चरणों को लेकर भी वो आश्वस्त थे। कुल मिलाकर कहें तो जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जो बाकी के चरण हैं उसमें कितनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। बाकी के चरणों में जनता कैसे मतदान करती है। पहले चरण में हालांकि बहुत अच्छा ट्रेलर देखने को मिला है। आशीष, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है।
चुनावी उत्सव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या शानदार तस्वीरें आई हैं। पहले चरण में 7.74% मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा वोट शामली जिले के कैराना विधानसभा में 65.33% पड़े हैं। साहिबाबाद में सबसे कम 45% वोटिंग हुई है। बाहा में 69% वोटिंग हुई है। इसके अलावा 49% वोटिंग हुई है बाहा में, माफ कीजिएगा। इसके अलावा पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 1.24 करोड़ यानी 1 करोड़ 24 लाख पुरुष हैं, 1 करोड़ के तकरीबन महिलाएं इसमें शामिल रहीं और 1448 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए इसमें। सफाया पहले चरण में ही जनता ने कर दिया है, पूरा सफाया हो गया इस बार। और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, जो परिणाम 10 मार्च को आना था, पहले चरण ने 10 फरवरी को ही वो परिणाम दे दिया। मतदान हिट था। तस्वीरें देखिए, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं में कैसे होड़ लगी है मतदान की। अमिट स्याही लगवाने का ये जोश जो है भारतीय लोकतंत्र को दुनिया में सबसे गौरवशाली बनाता है। ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक आम आदमी आज अपनी सरकार बनाने के लिए बूथ तक पहुंचा, स्थिति चाहे जो भी रही हो। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और अब एक नजारा दिखाते हैं, आदमी का ऑपरेशन हुआ, पेट में टांके लगे हैं, लेकिन मतदान करने का जोश देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल ये मामला बुलंदशहर की विधानसभा स्याना का है, जहां गंभीर बीमारी से पीड़ित शख्स के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में आईसीयू वार्ड बनाया गया और मरीज को मतदान केंद्र तक भेजा गया। सभी चीज सुविधाओं से लैस है। 3 महीने से गंभीर बीमारी से ग्रसित मुकेश त्यागी अपोलो अस्पताल दिल्ली से आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा है डॉक्टर साहब ने, जो है अपनी निगरानी में वाहन को। और यह 3 महीने से गंभीर बीमारी से ग्रसित मुकेश त्यागी अपोलो अस्पताल दिल्ली से आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा है डॉक्टर साहब ने, जो है अपनी निगरानी में वाहन को। और यह वार्ड बनाकर भेजा गया है। इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नेबुलाइजर, दवाइयाँ, सभी चीज सुविधाओं से लैस है। 3 महीने से गंभीर बीमारी से ग्रसित मुकेश त्यागी अपोलो अस्पताल दिल्ली से आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा है डॉक्टर साहब ने, जो है अपनी निगरानी में वाहन को। लोकतंत्र में बैंड बाजा नहीं तो फिर कैसा धूम धड़ाका। देखिए, एक दूल्हा अपनी बारात छोड़कर आया है अपनी सरकार को चुनने के लिए। अंदर जाने पहले अंदर जाने मतलब के अंदर ऐसा लाए जैसे किडनैप करके लाने बुलेट पे बैठा के फटाफट करो, नीचे उंगली कर लो। मथुरा में विधानसभा सीट पर 52.75% मतदान हो सका। 2017 में यहां पर 59.5% मतदान रहा था। वहां से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। भाजपा ने विकास किया है, भाजपा विकास कर रही है और भाजपा विकास करेगी। ये चुनाव बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा सुरक्षा का भी चुनाव है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी उज्जवल भविष्य से जुड़ा चुनाव है। तो बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि हमने विकास किया है। बुलंदशहर में मतदान प्रक्रिया समाप्त होते ही ईवीएम मशीनों को सील करने की कवायद में कर्मचारी और अधिकारी जुट गए। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। बुलंदशहर के शर्मा इंटर कॉलेज पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ईवीएमओ को सील कर रहे हैं। और मतदान की अगर बात करें तो ये समाप्त हो चुका है। 6 बजे के बाद में ईवीएम मशीन बंद कर दी गई हैं। और मेरे पीछे देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान कर्मी हैं, जो पूरी ईवीएम मशीनों को बंद कर दिया गया है। साथ ही 6 बजे के बाद में मतदान यहां समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। शामली की कैराना विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मृगांका सिंह का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के कैराना दौरे से काफी असर पड़ा है और लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। प्रेम मृगांका सिंह से बात की हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने।
मृगांका जी मौजूद है। खुद आप मृगांका जी बताइए कि कितने परसेंटेज आपके साथ खड़े हो रहे हैं। वोटिंग अभी जिस हिसाब से लगातार बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि करीबन 70 से 72% तक वोटिंग हो चुकी है, तो ये वोट कहाँ जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका आपको असर देखने को मिलेगा 10 मार्च में। अमित शाह जी जो आए थे उससे क्या इफेक्ट यहाँ पर आप देख रही हैं कि करना में कुछ बदलाव होगा? निश्चित रूप से जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे अपने समर्थक हैं, उनमें एक उत्साह की लहर का संचार हुआ जब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए, और कैराना की जनता ने भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कि जो हम कहें तो जो बहन है आपके अपोजिट पार्टी की, उनका साथ पर एक कहना है कि देखिए हमारे तो प्रत्याशी जेल में हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी हैं और तमाम जो है गृह मंत्री तक को रोड पे उतार दिया। जो इकरार का कहना है, साथ पर कहना है कि देखिए मैं प्रत्याशी नहीं हूं लेकिन प्रचार कर रही हूं, आप बहुमत मेरे साथ में है, तो इसमें क्या जवाब देंगी आप? देखिए, जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने कार्यकलापों के कारण आज गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में हैं, तो अब जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। कितना आश्वस्त आप देख रही हैं? 100% ये जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है कैराना विधानसभा में। ये अब लड़ाई किससे मान के चल रही हैं? कोई है टक्कर में या नहीं? कोई नहीं है टक्कर में। मृगांका मानती हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन आपको बता दें टक्कर आज हुई है। मतदान के दौरान कहीं झड़प और कहीं ईवीएम मशीनों के खराब होने का मामला सामने आया है। चुनाव के दौरान कई जिलों में ईवीएम मशीनों के खराब होने की खबर मिली। मेरठ हापुड़ रोड पर ईवीएम खराब होने पर लोगों ने हंगामा भी किया। सभा में लगातार मतदान प्रक्रिया जारी है और ऐसे में महिला मतदाताओं की भी काफी लंबी संख्या है, तादाद है जो लगातार मतदान करने के लिए पहुंची है। और इसमें खासतौर से अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाएं भी खासतौर से पूरे उत्साह के साथ में मतदान करने के लिए पहुंची। उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलशाना। दिलशान, आप वोट करिए आप? हाँ करिए आई। मुद्दे क्या थे आपके जहन में जब आप वोट कर रहे थे? तो किस तरह से क्या सोच के वोट किया है आपने? क्या चीजें जहन में चल रही? मोदी की डाली हमने तभी। अच्छा, मतलब आपको विकास ठीक हुआ है इस विधानसभा में? हाँ ठीक हुआ। हाँ ठीक। बीजेपी की सरकार रही है और विधायक यहाँ से बीजेपी के ही हैं, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था और विकास ये ठीक ठाक हुए हैं? ठीक है। और इसके अलावा भी कोई मतदान करने के वक्त में कोई चल रहा था कि क्या और भी कोई मुद्दे हों आप? नहीं। क्या विकास और सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा ही। आप क्या कहेंगी? क्या बताऊं? नहीं, मतदान किया है आपने? हाँ। काम हुए हैं 5 साल? हाँ। विधानसभा में काम हुए हैं? हाँ। आपके रास्ते सड़क बनी है? बनी। बिजली? बिजली। मतलब ठीक ठाक रहा है सब कुछ? बिल्कुल, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि देखिए विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में अब लोग भी जो मतदाता हैं वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है और विकास के नाम पर ही वो वोट दे रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह बीजेपी ने बड़ा मुद्दा इसको बनाया था तो लोगों तक वो मुद्दा पहुंचा है और अब लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे और आने वाले वक्त में भी उनका विकास होता रहे। जेवर से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए, ये मतदान की खबरें आपने देख ली पहले चरण की। अब आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, जिन्होंने पहले पीएम मोदी को संसद में शहंशाह कहा था, तो फिर उसके बाद मोदी ने राहुल गांधी को पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर बुधवार को एक इंटरव्यू में घेरा, बल्कि जमकर घेरा। अब राहुल बनाम पीएम मोदी की लड़ाई संसद मीडिया से होते हुए जनता और सड़क तक पहुंच गई है। देखिए, पहली तस्वीर देखिए जिसमें राहुल हरिद्वार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर रहे पीएम मोदी। उन्हें राजा कहा, उन्हें अहंकारी कहा और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मुझे कभी डरा भी नहीं पाए। और दूसरी तस्वीर में मोदी सहारनपुर में जनता के बीच पहुंचे, जमकर जनता से मिले और जब बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी और कांग्रेस को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी कहकर जमकर घेरा। इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं।
वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की और युवाओं की रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए। राहुल के अलावा पीएम ने सहारनपुर में अखिलेश यादव को भी परिवारवाद के लिए घेरा, तो अखिलेश ने भी पलटवार किया और कहा कि मेरे पास कोई झोला नहीं है जो उठाऊं और चल दूं। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग ये कमाल के हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राहुल और पीएम का अखाड़ा उत्तराखंड में भी सजा। आपको बता दें, यहां भी राहुल ने पीएम को अहंकारी कहकर संबोधित किया, तो पीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी और षड्यंत्रकारी बताया। एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है, और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है। सोचते हैं कि ईडी। कल ही प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में चुनाव से पहले ईडी के कथित दुरुपयोग के मामले में कहा था कि वो अपना काम अपने हिसाब से करती है, चुनाव बीच में आ जाते हैं, क्या करें। तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करे? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं। सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो मुझे कभी डरा नहीं सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री की उस बात को समझाया जिसमें पीएम ने कहा कि राहुल है कि सुनते ही नहीं। सुनिए राहुल का जवाब और मोदी ने कल इंटरव्यू में क्या कहा था। न मैं जानता हूं, न मेरी वो प्रकृति है, लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है, और वो विषय मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती, और मैंने हर विषय के तथ्य दिए हैं।
हर विषय को तथ्यों के आधार पर बात की है। कुछ विषयों पर सदन में हमारे विदेश मंत्रालय ने विस्तार से कहा है, कुछ विषयों पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से कहा हुआ है, और कुछ विषयों पर जरूरी जहां था वहां मैंने भी कहा है। और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है, जो सदन में बैठते ही नहीं है, अब उनकी कमेंट पर मैं जवाब क्या दूंगा। राहुल सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? मोदी और राहुल की लड़ाई अब जनता के बीच सड़क पर आ गई है। अब इस सीधी लड़ाई का क्या मतलब है, बता रहे हैं हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता। समझिए। कानपुर में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर हमला किया और निश्चित रूप से गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को निशाने बनाए हुए, और वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी उनको फिर से वही राजा और इस तरह से बातें कर करके उनके खिलाफ आज फिर से उन्होंने मोर्चा खोला है। मतलब साफ है कि देखिए, इस बार भी क्षेत्रीय पार्टियों पर उतना हमला नहीं कर रहे हैं, जातिवाद पर जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस को ही निशाना बना रहे हैं और राहुल गांधी को भी यही लगता है कि भाई मैं प्रधानमंत्री की टक्कर देने के लिए मैं ही हूं, मेरे इर्द गिर्द प्रतिपक्ष होना चाहिए। इस चक्कर में होता यही है कि किसी भी ढंग से जब राहुल गांधी ऐसी टिप्पणियां करने लगते हैं तो जैसा पहले हुआ था 2014 से लेकर अब तक अनुभव, उससे कांग्रेस को ही नुकसान हो जाता है। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। यूपी में लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत दे दी। सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद आशीष मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसक वारदात में 8 लोगों की मौत के बाद एसआईटी ने जांच के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हाईकोर्ट में आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। किसान मामले को लेकर किसानों के ऊपर चलाई गई गाड़ी के मामले में एसआईटी की टीम गठित की गई थी, जिसमें कि 302, 304, 307, 326, 368 सहित तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र सहित 14 आरोपी बनाए गए थे, जिनको कि गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा गया था। और आज लखनऊ के हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है। सहयोगी दीपक के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आशीष मीणा मोनू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई है। देश में कानून का राज है, कानून पे हम लोग विश्वास करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए, आर्डर आ जाए वहाँ से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। मंत्री का बेटा जेल से छूटा तो पीड़ित किसान परिवार के घर पर हताशा और निराशा का माहौल हो गया और रो रो कर उनका बुरा हाल है। क्या सरकार नहीं साथ देगी? साथ देती तो क्या जमानत उसको मिलती। चलो बोल दो। क्या मांग करती हैं आप? हम मांग करते हैं उसको फांसी हो रहे, जैसे हमारे बच्चों की जान लिए है, उसको भी बच्चे की जान ले सरकार। हमारी किसान गुरविंदर सिंह जो है मेरा बेटा है और मैं उसका पिता सुखविंदर सिंह। भाई, इस सरकार के रहते हुए जो है कि हम लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब उम्मीद है।
क्योंकि इतनी जल्दी इनको जो है कि जमानत मिल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि इसको जो है कि सरकार को कुछ सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। देखिए, बर्खास्तगी की बात तो एक अलग है, लेकिन ये जो जमानत वाली बात एक ये अलग है। क्योंकि इसकी जमानत या तो वकीलों की कमी से है, जो हमारे वकील हैं, या तो उनकी कमी से है, या फिर वकीलों के ऊपर कहीं से दबाव बनाया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अजय मिश्र ट्रेनी अभी पद पे बरकरार है, उसको नहीं हटाया गया। और जो है कि मोदी जी जो है बैठ करके वहाँ बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं कि सिखों के ऊपर नरसंहार हुआ दिल्ली में सन 84 में, या पंडितों के साथ ऐसा हुआ। अब इनको अपनी पार्टी का नहीं याद आ रहा है, जो 4-5 महीने के पहले अपनी इनकी नाक के नीचे जो है अजय मिश्र ट्रेनी बैठा है, उसको तो ये बर्खास्त नहीं कर पाए हैं और लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। आशीष मिश्र को बेल मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने चुटकी ली और कहा कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। भ्रष्ट होती है, गुंडे आदमी को बेल मिल के लाभ थोड़ा मिलता है, वो तो भय डर से वोट तो नहीं मिलेगी। और ये आम जनता को पता चलेगा इससे कि अगर 55 लोगों के कत्ल करके 3-3 महीने में बेल मिलेगी तो वो भय है, या वो सब ने देखा कि किस तरह से गाड़ियां चढ़ी। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आशीष मिश्र को बेल दिए जाने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्वार्थ सिद्धि जहां होती है वहां बेल मिल जाती है। को तो बेल मिल गई अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, और लखीमपुर खीरी में 4 जवान एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहेगा। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। इस बेल पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लीजिए। किस में तो नहीं मालूम कि कौन किस मिश्रा को बेल मिला है। गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। ऐसा है, बेल ये अदालत का काम होता है। अदालत तय करती है कि किसको बेल मिलना है, किसको नहीं मिलना है। इसलिए किसी को अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई बेल मिल गया, बेल मिलने के बाद वो अपराध का करेगा, ये करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। श्रीमान विरोध तो हमेशा जो है, जो प्रोसिक्यूशन है करता है। अगर ये नहीं होता तो आज 3 महीने से कोई आदमी जेल में नहीं रहता। और बेल का काम ये अदालत का है, इस पर हम कोई टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। आशीष मिश्र की रिहाई को लेकर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा असंतुष्ट नजर आए। उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ विवेक तनखा साहब हैं। तनखा साहब इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रोसिक्यूशन का फेलियर है। ये बहुत संगीन ऑफेंस था, पब्लिकली किया गया था, टीवी में कैप्चर्ड था, और जिस तरह से वो गाड़ी लोगों पर चढ़ गई, ये कोई अनइंटेंडेड नहीं था। अगर वो मिनिस्टर साहब के बेटे अंदर बैठे थे, ऐसा साक्ष था, और he was in control of the situation. I don't know क्या एविडेंस लाए हैं प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन क्लिंचिंग एविडेंस लेके आता था, आई एम श्योर बेल नहीं मिलती इस केस में। तो मैं इसमें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का फेलियर देखता हूँ। विवेक तनखा साहब लगातार विपक्ष द्वारा जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी का इस्तीफे को लगातार होते रहते, अब तो कांग्रेस खड़ा है। देखिए, ये तो सबको पता था कि होम मिनिस्टर का लड़के पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। होम मिनिस्टर यूपी के हैं और स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा था। पर एक्चुअल नेटिग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करती है।
और किस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया होगा, क्या साक्ष्य उन्हें रखा गया होगा, किस तरह से प्रोसिक्यूशन का केस प्रेजेंट किया होगा। ये समवेयर हम लोग सबको ये फीलिंग थी कि जब तक मंत्री जी सेंटर में रहेंगे ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। और आज जो बेल हुई है ये वो दर्शाता भी है कि भाई प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने काम में फेल हुई। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी और टेनी के मामले में कहा था कि मामला कोर्ट में है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर जैसे जैसे लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो हैं वो ही स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं उसको लेकर जो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो वाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी, सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट देखिए क्या है। खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है टेनी मामले पर। बीजेपी की सरकार को इस मसले पर विपक्ष अबाड़े हाथों ले रहा है। राकेश टिकैत ने क्या कहा वो आपने सुना, राजभर साहब ने क्या कहा वो आपने सुना, और अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं, जहां जारी हिजाब विवाद को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वो अदालत की मौखिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग न करे बल्कि फाइनल ऑर्डर आने का इंतजार करे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वो कॉलेज को फिर से खोलने के आदेश दें। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था। 4 छात्राओं ने राज्य के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले आपको बता दें हिजाब विवाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें, इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। बेंच ने कहा कि आज इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है, ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट में फैसला आने के बाद ही वो सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इतना बढ़ा चढ़ाकर हिंदू मुसलमान का मामला बना देना, धार्मिक इश्यू बना देना या इस पर राजनीति खेलना, मैं समझता हूँ हमारे समाज और हमारे देश के हित में नहीं है। और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं वो नम्रता के साथ, क्योंकि मामला अब कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के पास है, वो संवैधानिक इसका स्वरूप क्या है उस पर अपने विचार प्रकट करेगी। मगर जहाँ तक के समाज में शांति भाईचारे की बात है, जहाँ तक के मिलजुल के रहने की बात है, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को, छात्राओं को और छात्राओं के पेरेंट्स को मिलकर इस मामले को हल करने की आवश्यकता है। Anyhow, we have not got so far. We have not received the real hard copy of the order. So, studying the orders, again we are going to meet tomorrow and final, and even we are going to have a meeting with DC CEOs, etc. After that, we are going to final decision. Anyhow, we are opening the high schools from Monday, and PU and degree will be taken next. हिजाब को लेकर दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित कर्नाटक भवन के बाहर
आईसास के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। कई छात्र छात्राओं के हाथों में तख्ती थी। तख्ती लेकर के शिक्षण संस्थानों में हिजाब न पहनने देने पर अपना विरोध जताया गया। यही सरकार है जो सबसे नीचे पहचान की राजनीति नहीं। यही सरकार है। सवाल ये है कि आखिर कुछ लड़कियां हिजाब पहनने की जिद क्यों कर रही हैं। हम धार्मिक एंगल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझने और जानने के हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक तरफ हिजाब और बुर्का को लेकर के ईरान में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, बुर्का के विरोध में तालिबान में महिलाएं कोड़े खा रही हैं, अरब मुल्कों में बदलाव हो रहा है, लेकिन भारत में एक वर्ग क्यों इसकी जिद कर रहा है। अब मुस्लिम एक्टिविस्ट नैश हसन की इस बारे में राय जान लेते हैं। किसी लड़की को पहली बार बुर्का पहने देखा और वो घबरा गया, डर गया कि ये कौन सा ड्रेस पहन के कोई आ गया। हमने हमेशा देखा है कि कुछ लड़कियां बुर्का पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती हैं। तो इसमें इतना बड़ा बवाल करना और एक ऐसे समय में बवाल करना जब एक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहा है, तो ये एक साजिश का हिस्सा लगता है। और ऐसा लगता है कि कर्नाटक से बैठ के संघ उत्तर प्रदेश चुनाव को साध रहा है। दूसरी बात कहना ये भी चाहूंगी कि क्या हम में से किसी ने कभी आज की तारीख में ये नहीं देखा कि जो गांव में औरतें हैं, जो निराई गुड़ाई करती हैं, खेती के काम करती हैं, वो उस वक्त भी अपना घूंघट नहीं उठाती। अगर यकीन ना हो तो अभी जाके आप देख सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा सवाल उठा कि ये कट्टर हिंदू औरतें हैं, देखो स्मृति ईरानी को वो बुर्का नहीं पहनती, और देखो मायावती को वो घूंघट नहीं करती, या मायावती हैं घूंघट नहीं करती, ये औरतें बहुत ही कट्टर हैं, इनको कट्टर बनाया जा रहा है। ऐसा हमने प्रश्न तो कभी नहीं सुना। तो इस तरह के सवाल उठाना और एक कौम को निशाना बनाना, ये बहुत खतरनाक बात है। पर्दा किस मजहब में नहीं रहा औरत के लिए, आज भी है। हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग किसी न किसी तरह से पितृसत्ता की आड़ में औरत को दबाने का काम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि रातों रात कोई किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाए और कहे कि आप अपना बुर्का उतार दो। हिजाब को लेकर अगर मौलिक अधिकार की बात करें, ये मौलिक अधिकार स्कूलों में किस तरह प्रभावी होंगे, इसको लेकर कानून क्या कहता है, समझते हैं कानून विशेषज्ञ अश्विनी दुबे से। देश की टॉप कोर्ट ने निर्धारित करने के लिए कि व्यावहारिक परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और कौन सा अनदेखा किया जा सकता है। 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिरूर मठ मामले में कहा कि धर्म शब्द एक धर्म के तहत अभिन्न सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को कवर करेगा, और अभिन्न क्या है, यह निर्धारित किए जाने वाले परीक्षण को आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण कहा जा सकता है। अब यानी अगर कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2014 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आनंद मार्ग संप्रदाय को सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संप्रदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। लेकिन इस मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित मानी जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इस परीक्षण को लागू किया। यानी 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी मुक्त रखने पर सेवा मुक्त करने के निर्णय को सही ठहराया था, क्योंकि वहां यूनिफॉर्म था। तो इसलिए यूनिफॉर्म अगर वेल इन प्लेस है तो निश्चित तौर पर, और स्टेट ने वो बनाया है, तो दैट हैज टू बी फॉलोड। और यही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। 25A की भी अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रोपोगेट करने का, मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस वेल इन प्लेस हैं। यानी मौलिक अधिकार की भी सीमा है। अब समझते हैं इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के कानून क्या कहता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और उसकी गारंटी देता है। लेकिन यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं हो। सभी मौलिक अधिकारों की तरह, जैसे अभी हम कह रहे हैं आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, ये सारे
जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सभी वेल इन प्लेस हैं, लेकिन सारे के सारे ये फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ या सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय अगर स्टेट है तो वो निश्चित तौर पर फॉलो होंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जो है वो कहता है कि रिलीजियस अटायर्स अलाउ नहीं होंगे इनसाइड कैंपस और एक यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग मैंडेटरी है। तो अगर यहां पर यह लॉ है तो वो लॉ जो है फॉलो होगा। यानी अगर हम बात करें कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण का अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार वेल इन प्लेस है। लेकिन जैसे ही स्टेट रिस्ट्रिक्शंस की बात आ जाती है या ऐसा आ जाता है कि स्टेट लॉ बनाएगा, वो उसके अनुसार चलेंगे। आपने इसके कानूनी और सामाजिक पहलू को जाना। अब मुस्लिम शिक्षाविद से इस मामले को बौद्धिक पक्ष से भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी लड़कियों को समझाएं, हमारी महिलाओं को समझाएं और कहीं से कहीं तक के इस हाई कोर्ट के वर्ड का वायलेशन ना होने दें। उनकी चॉइस है, वो अपने घर पे जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन लेती थी अब तक के पैंडेमिक में ले सकती हैं। मंडे तक का इंतजार करें और हम अपील करेंगे हमारी जुडिशरी से, इसके पीछे चलती हुई साजिश को समझें। हिंदुत्ववादी बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटक की और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की आमादा है हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन से रोकने के लिए। वो चाहते हैं कि हम रुकें, हम डरें, हम घबराएं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स को रद्द करें। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एश्योर किया है हमारी कम्युनिटी को, हम उसको भूल जाएं। सभी पक्षों की राय आपने जानी, क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन आज के एडिशन में बस इतना ही। कल रात 9 बजे खबर और खबरों के पीछे की खबर लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।